गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्यंजनों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये प्रयत्न किसे कहते हैं। तो उच्चारण के समय किया गया प्रयास या कोशिश, इसको हम लोग प्रयत्न कहते हैं। देखिए, उच्चारण जब हम किसी वर्ण का करते हैं तो उस समय उसकी दशा क्या होती है, उसमें समय कितना लगता है, किस प्रकार से होता है, उसके आधार पर प्रयत्न को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न उच्चारण प्रयत्न के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। और हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, वो भी दो भागों में किया गया है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। और उच्चारण प्रयत्न के आधार को भी दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ये दोस्तों याद रखिएगा, समझने की चीज़ है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं उच्चारण अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या चीज़ है। प्रयत्न हम लोग ने देखा कि उच्चारण के समय किया गया प्रयास, की गई कोशिश को प्रयत्न कहते हैं। तो ये भी देख लेते हैं। ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण काल के आरंभ में होने वाले प्रयत्न को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ध्वनियों के उच्चारण काल में होने वाले यत्न को या कोशिश को या प्रयास को हम लोग क्या कहेंगे, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। या अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, छूना, टच करना, यानी कि मुख के सभी अंग एक दूसरे से टच करके, स्पर्श करके जब वर्ण उच्चारित होते हैं तो उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। जैसे कि आपका कंठ है, तालु, दंत, ओष्ठ, इन सबों को टच करके। तो इसके अंतर्गत देखिए अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर है व्यंजनों का वर्गीकरण। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। वैसे वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसके अंतर्गत देखिए आपका सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्श व्यंजन हम लोगों ने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा होगा। हम लोगों ने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो एक बार पिछली वीडियो देख लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन 25 है उच्चारण स्थान के आधार पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन। तो इसके अंतर्गत मैंने ये डॉक्टर पी.एन. पांडे जी की बुक से ये स्टडी मटेरियल लिया है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो क से लेकर के घ तक आप देखिए हमारा 5 वर्ग है, सभी लोग जानते हैं। 25 व्यंजनों का 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग देखिए इस पर संघर्षी में है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो 25 ये व्यंजन हैं जिसके अंतर्गत पंचमाक्षर छोड़ के, पंचमाक्षर छोड़ दीजिए आप और च वर्ग छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके स्पर्श व्यंजन में इतने वर्ण माने गए हैं। क से लेके घ तक, यानी 5वां अक्षर पंचमाक्षर होता है जिनके उच्चारण में नसिका का प्रयोग होता है ना। नसिका यानी नाक का प्रयोग होता है हमारा पंचमाक्षर। तो यहाँ पर पंचमाक्षर को नहीं रखा गया है
और च वर्ग को भी नहीं रखा गया है। तो इसको देख लीजिए, हमारा है क, ख, ग, घ, फिर है ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। देखिए कुल मिलाकर के ये हमारे इसमें 16 अक्षर हैं। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के इन्होंने 16 अक्षर रखे हैं। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट में स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके अंदर देखिए क्या होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंदर। देखिए ये वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के पूर्व मुख के अंगों का स्पर्श हो। मुख के जो हमारे अंग है सभी का स्पर्श होता है, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, स्पर्श होता है, स्पर्श हो तथा बाद में वायु जो प्राण वायु होती है उसमें घर्षण जब होता है, उसमें घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण के साथ ये हमारे वर्ण उच्चारित होते हैं। देखिए च, छ, ज, झ। तो इस आधार पर इन व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन का नाम दिया गया। अब हम लोग आते हैं संघर्षी में। संघर्षी यानी संघर्ष के माध्यम से जब कोई चीज़ उत्पन्न हो तो इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है। ये इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो प्राण वायु है वे मुख के अंगों में एक दूसरे में क्या करते हैं, टकराहट होती है तो घर्षण होता है। घर्षण होता है जब वो उस घर्षण से, उस गर्माहट से इसके उच्चारण में प्राणवायु बाहर निकलती है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। आपस में घर्षण होता है, आपस में संघर्ष होता है, एक गर्माहट उत्पन्न होती है। इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इस वजह से इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। श, स, सा ये आपका उच्चारण स्थान के आधार पर तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, ये दंत सा है। लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर यहाँ पर संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। फिर आपका आता है पार्श्विक व्यंजन। देखिए पार्श्विक व्यंजन, तो इसको हम लोग बगल भी कहते हैं। पार्श्व मीन्स होता है बगल में, दोनों किनारों से बगल में। तो इसके उच्चारण में देखिए इनमें क्या होता है, इनमें इन व्यंजन में मुख के मध्य ला, देखिए आपकी जो जीवा है कठोर तालु से मिलती है, थोड़ा सा मुड़ती है, मिलती है। तो दोनों मुख के दोनों अंगों के मिलने से प्राणवायु क्या होती है, इसमें बाधित होती है। ला देखिए, बोलिए प्राणवायु बाधित होकर दोनों पार्श्वों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, देखिए प्राणवायु बाधित होकर दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है, यानी दोनों बगलों से प्राणवायु बाहर प्रवाहित होती है, निकलती है। इसलिए इसको हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही व्यंजन है, वो है ला। अब हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं लुंठित। अब देखिए लुंठित, इसके उच्चारण में क्या होता है, देखिए इसके उच्चारण में हमारी जो प्राणवायु है मसूड़े के पास आकर रा, देखिए रा भी जाता है। हमारी जो जीवा है, जीवा ऊपर की ओर जाके कठोर तालु को इसमें भी टच कर रही है, लेकिन वहाँ पर जो वायु के माध्यम से प्रकंपन होता है, इसके उच्चारण में एक प्रकंपन होता है और जीवा थोड़ी सी लुंठित हो जाती है। तो इस आधार पर इसको हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, डा, ढा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इसमें देखिए इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की जो नोक होती है कठोर तालु को छूकर क्या करती है, कठोर तालु को टच करके झटके से नीचे आते ही हमारी प्राणवायु मुंह के माध्यम से बाहर निकल जाती है, बाहर प्रवाहित होती है। देखिए बोलिए आप खुद इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, ला। इसी वजह से इसका नाम उच्छिप्त पड़ा, जो झटके से जीवा ऊपर जाती है और प्राणवायु बाहर की ओर निकलती है मुंह के माध्यम से।
अब हम लोग आते हैं, देखते हैं अंतस्थ या अर्धस्वर। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए हमारी ये दो हैं, या और वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में मुख के जो सभी पार्ट है, सभी अंग है, एक साथ मिल के इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन आपस में कहीं भी रगड़ नहीं खाते, कहीं भी टच नहीं होता है, इनके उच्चारण में रगड़ नहीं खाते, स्वतः धीरे से ही इनका उच्चारण आराम से हो जाता है, बड़े ही आराम से। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं पहले देख लीजिए। अंगा, इया, ला, ना, मा। मैंने क्यों उच्चारण कर दिया, क्योंकि एक बार आप लोग स्वयं उच्चारित करके देखिए, अनुनासिक यानी नसिका के माध्यम से इसका उच्चारण हो रहा है। और आप ये भी देख लीजिए दोस्तों कि ये हमारा क्या है, पंचमाक्षर है, इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ। स्पर्श व्यंजन का, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। अब हम लोग आ रहे हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, च, छ, ज, झ। संघर्षी व्यंजन श, श, स। पार्श्विक व्यंजन ल, लुंठित व्यंजन र, उच्छिप्त व्यंजन ळ, अंतस्थ या अर्धस्वर या व। अनुनासिक अंगा, इया, ला, ना, मा। तो दोस्तों ये हमारे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। अब हम हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण बाह्य प्रयत्न के आधार पर करेंगे ना। उच्चारण प्रयत्न के अंतर्गत कौन सा प्रयत्न आएगा, बाह्य। बाह्य प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। इसके अंतर्गत 4 भागों में विभाजित है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा घोष, चौथा अघोष। तो सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया अल्प। अल्प मीन्स क्या होता है, कम या छोटा प्राणवायु यानी कम प्राणवायु। अल्प प्राण कम प्राणवायु, महाप्राण अधिक प्राणवायु। तो सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषित भी कर दिया है। देखिए दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण देखिए हमारे कौन कौन से हैं, क, ग, अंग, च, ज, इया, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। देखिए ऐसे तो याद नहीं हो रहा होगा आपको, कम समझ में भी आ रहा होगा कि मैम ये क्या बता रही हैं, कैसे बता रही हैं। आप इसको समझने के लिए एक नीति अपना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपका है, आप लोग जानते ही हैं हमारे 5 वर्ग हैं। अब 5 वर्ग में 25 अक्षर हैं, तो आप सबको नंबरिंग कर लीजिए। नंबर तो याद होगा, एक वर्ग की नंबरिंग करेंगे उस हिसाब से सब चलेगा। तो जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अल्प प्राण महाप्राण को दोनों जोड़ दीजिए, तब ये आपका पहला हो जाएगा, ये दूसरा, और ग तीसरा, घ चौथा, अंगा पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा यानी 135 अल्प, 135 अल्प। और साथ में आपका यहाँ आएगा या, रा, ला, वा, ये है अंतस्थ। 135 अल्प हो गया, फिर आपका है अंतस्थ है, 135 अल्प अंतस्थ है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ा देती हूँ, देख लीजिए आप लोग। ये आपका है या, रा, ला, वा, 135 अल्प अंतस्थ है, ये आपका अल्प प्राण हो गया। आप इसको कहीं लिख लीजिए, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कहीं लिख लीजिए।
फिर आपका आता है महाप्राण। महाप्राण में देखिए क्या है, खा, घा, छा, झा, ठा, डा, डा, ढा, था, धा, फा, भा, शा, सा, सा, ह। तो ऐसे याद करने में इसको भी दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ पर देखिए ये पहला था हमारा, तो ये हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा है तो ये हो जाएगा चौथा, एक ही वर्ग के हैं तो दूसरा चौथा, यानी 24 महाऊष्म। आप ऐसे याद कर लीजिए, 24 महाऊष्म। ये ऊष्म व्यंजन है, शा, शा, सा, हा। आप कहीं लिख लीजिए 24 महाऊष्म। तो ये आपका हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण में बता देती हूँ, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनको बोलने से मुख से अधिक प्राणवायु प्रवाहित हो रही, अधिक निकल रही है, इसलिए इसको महाप्राण कहा गया। और इसके उच्चारण में मुख से प्राणवायु कम निकल रही है, बल कम पड़ रहा है, जोर, जैसे क, ग, अंगा हो गया। अब इसमें खा, घा बोलने से देखिए प्राणवायु ज़्यादा बाहर निकल रही है, इसलिए इसको महाप्राण कहते हैं और इसको अल्पप्राण। तो मैंने आपको बता दिया है तरीका, उसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं घोष और अघोष ध्वनियों में। अब हम लोग आ गए घोष और अघोष ध्वनियों में। सबसे पहले देख लेते हैं घोष ध्वनि किसे कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, उनमें गनगनाहट होती है, एक लय बंधती है, तो उन व्यंजनों को हम घोष व्यंजन कहते हैं। जैसे ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़ा, ला और ढ़ा, द, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, हा। ये हमारा उच्चारण प्रयत्न के अंतर्गत बाह्य प्रयत्न के आधार पर घोष और अघोष ध्वनियाँ मैं आपको बता रही हूँ ना। तो देखिए इसके बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं झंकृत हो रही है, एक लय बंध रही है, इस आधार पर इनको घोष ध्वनियाँ कहते हैं। इसको सघोष भी कहते हैं, घोष को स्वघोष भी कहते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अघोष ध्वनियों को। अघोष ध्वनियों के अंतर्गत नहीं, पहले इसका मैं ट्रिक बता दूं आपको। देखिए इसमें ये हमारा का वर्ग का तीसरा वर्ण है और ये भी का वर्ग का चौथा है और ये पांचवा वर्ण है। तो यहाँ 3, 4, 5 345 हो जाएगा। सब वही हैं, सारे जितने हैं वो हमारे जो पांचों वर्ग है, पांचों वर्ग का तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर एवं पांचवा अक्षर, यानी 345 घोष अंतस्थ है। 345 घोष अंतस्थ है। फिर अब हम लोग आते हैं अघोष में। घोष ध्वनि हमारी कंप्लीट हुई। अब अघोष देख लेते हैं। मैंने आपको तरीका भी बता दिया याद करने का, इससे आपको याद हो जाएगा और आप भ्रमित भी नहीं होंगे अगर आप लोग ऐसे याद करेंगे। 345 घोष अंतस्थ है, क्योंकि साथ में लास्ट में हा भी लिखा है, इसी वजह से मैंने कहा है से हा हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अघोष। अघोष ध्वनियाँ देखिए किसे कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जल्दी से उच्चारित हो जाता है।
ये वर्ड, और इसमें हमारी जो स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती है, कोई लय नहीं बनती है। जैसे का, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स। तो ये हमारे देखिए का वर्ग का पहला ही है अक्षर और ये दूसरा अक्षर है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1, 2 यानी कि 12 सब वही है। जो हमारे पांचों वर्ग है उसमें का पांचों वर्ग का पहला अक्षर है और दूसरा अक्षर है, यानी कि 12। 12 अघोष ऊष्म, या तो ऐसे याद कर लीजिए 12 ऊष्म अघोष, तब भी सही है 12 ऊष्म अघोष, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। इससे आप भूलेंगे नहीं, भ्रमित नहीं होंगे, आपको समझ में भी आएगा। तो दोस्तों आज हमारा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। ये वीडियो मेरी कंप्लीट होती है। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव देना हो तब भी बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और ये जो वीडियो है बेहद इम्पॉर्टेंट है। हिंदी ग्रामर से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चाहे आपको उच्चारण स्थान के आधार पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर उसमें से नहीं आता है तो प्रयत्न के आधार पर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बिना इसके आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका।